तो मोस्ट अवेटेड वैकेंसी ऑफ उत्तर प्रदेश जारी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस में आरक्षित नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023, तो 23 दिसंबर को ये जारी की गई है, कल ही जारी की गई है। तो पूरी डिटेल में बात करेंगे, आप इस वीडियो को पूरा देखना। उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुषों एवं महिलाओं, तो दोनों के लिए है ये। आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर पे बैंड 5200 से 20200 और ग्रेड पे रहेगा 2000, जिसका स्टार्टिंग में आपका बेसिक पे रहेगा 21700। इसके ऊपर आपको डीए एचआरए भी मिलेगा और जो और भी अलाउंसेज होते हैं, रिस्क अलाउंस, वो सब भी आपको दिए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन आपसे मांगे गए हैं। कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन, जैसे कि अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व्ड 24,102, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 6,024, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी, और उसके बाद है अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब। इस प्रकार आपकी हो गई 60,244 वैकेंसी। देखिए पहले काफ़ी कम अनुमान लगाया जा रहा था कि कम वैकेंसीज निकलेंगी, लेकिन ये नहीं पता था कि 60,000 के लगभग वैकेंसीज निकाल दी जाएगी। तो एक ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो भी पुलिस फोर्स में भर्ती होना चाहते हैं वो जरूर अप्लाई करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती हेतु पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे, दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित की जा सकती है। तो ये हर एक वैकेंसी में लिखी जाती है कि ये टेंटेटिव वैकेंसीज होती है 60,244, इसको बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। अब बात करते हैं समय सारिणी की। आवेदन करने की तिथि, ऑनलाइन आवेदन 27 दिसंबर से स्टार्ट होंगे, यानी कि अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। और शुल्क जमा प्रारंभ होने की भी तिथि यही है, यानी कि फीस भी आप इसी दिन से जमा करवा पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि, लास्ट डेट है 16 जनवरी। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन, किसी प्रकार का चेंज करना हो तो 18 जनवरी तक आप कर पाएंगे। आवेदन शुल्क कितना रहेगा? 400 रुपये। फीस आपकी है 400। अब बात करते हैं कुछ कंडीशंस की जो सभी एडवर्टाइजमेंट में होती हैं। राष्ट्रीयता यानी कि नेशनैलिटी क्या होगी आपकी? भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो, यानी कि इंडियन सिटीजन हो। तिब्बत शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो। जो आपको पता है कि तिब्बतियन जो शरणार्थी हैं जो भारत में स्थायी निवास के प्रयोजन से आए हैं 1962 से पहले। ऐसे ही आप आगे पढ़ लेना, ये हर एक एडवर्टाइजमेंट में होता है, ऐसा कुछ इसमें नया है नहीं। जो मेन बातें हैं मैं आपको वो बता देता हूँ। शैक्षणिक अर्हता, भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड यानी कि रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए। 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण, स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं एवं 12वीं, 10वीं और 12वीं दोनों पास हो, या फिर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष भी आप, यानी कि इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन भी चलेगी। आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। तो देखिए ये कहना चाह रहे हैं कि जब आप अप्लाई करें तो आपके पास एलिजिबिलिटी पूरी होनी चाहिए आपकी, कि आपके पास क्वालिफिकेशन पूरी हो तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, तथा उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र तत्समय उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। तो आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो भी आप अपलोड करेंगे। अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए अपीयर्ड अथवा अपीयरिंग अभ्यर्थी पास ना होंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखें। मान लीजिए आपका रिजल्ट नहीं आया, आप अपीयर हो चुके हैं या फिर अभी अपीयर होने वाले हैं, तो भी आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आपका रिजल्ट घोषित हो चुका हो। आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता की यथार्थता, शुद्धता एवं समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। इस संबंध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि प्रूफ शो करने का दायित्व आपके ऊपर होगा, ओनस आपके ऊपर होगा। अधिमानी अर्हताएं यानी कि प्रेफरेंस किसको दी जाएंगी? अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान यानी कि प्रेफरेंस दिया जाएगा जिसने DOEACC या फिर NIELT सोसाइटी से कंप्यूटर में ओ स्तर का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। तो देखिए अगर किसी के मार्क्स सेम आ जाते हैं तो वो किसको प्रेफरेंस दी जाएगी? तो जिसने कंप्यूटर में ओ स्तर का, ओ लेवल का प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट होगा उसको दी जाएगी। प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो, या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर, नेशनल कैडेट कोर का बी सर्टिफिकेट आपके पास हो। तो आपको पता है ABC 3 सर्टिफिकेट होते हैं एनसीसी में, अगर आपके पास वो है बी सर्टिफिकेट तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी क्योंकि ये पुलिस की भर्ती है। अब बात करते हैं एज लिमिट की। ये इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता रहा हूँ और आपको पूरा नोटिफिकेशन भी खुद पढ़ना है।
अप्लाई करने से पहले। कहाँ से मिलेगा वो भी हम वेबसाइट की बात कर लेंगे। पुरुष अभ्यर्थी की बात करें तो दिनांक 1 जुलाई सन 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, यानी कि मिनिमम 18 ईयर्स ऑफ एज हो, और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, यानी कि 22 कंप्लीट ना हुआ हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई सन 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई सन 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए, यानी कि 2 जुलाई 2001 से पहले आप जन्म ना हुआ हो आपका, और 1 जुलाई सन 2005 के बाद जन्म ना हुआ हो, इन दोनों डेट्स के बीच में आपका जन्म हुआ हो। अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स की। 1 जुलाई सन 2023 को मिनिमम एज 18 और अधिकतम 25 की आयु प्राप्त न की हो, तो इसमें डेट क्या होगी, 2 जुलाई 1998 से 1 जुलाई 2005 के बाद ना हुआ हो आपका जन्म। परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग, अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास, अनुसूचित जातियों यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जनजातियों यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब, और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थी केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी, आपको पता ही है कि जब अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तभी आपको रिजर्वेशन मिलता है, अदर स्टेट के कैंडिडेट को जो है जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाता है, के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट यदर्थ प्रवृत्ति शासनादेशों में निहित, या वो आपको पता ही है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस है वो यहाँ पर भी इन्होंने अपनाई हुई है। चरित्र, अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में समायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो, तो आपका चरित्र जो है करेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास हो। वैवाहिक परिस्थिति, ये भी आपको पता है कि नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र ना होगा जिसके एक से अधिक पत्नियां जीवित हों, या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र ना होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पूर्व से एक पत्नी जीवित हो। ये आपको पता है HPSC में भी ऐसे ही कंडीशंस दी जाती हैं। तो देखिए, लॉ के अगेंस्ट आपने ऐसा कुछ ना किया हो तभी आपको भर्ती किया जाएगा। लेकिन एक इसमें उपवाद है, यदि कोई अभ्यर्थी द्विविवाह यानी कि बाइगैमी अथवा बहुविवाह पॉलीगैमी करने का दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा सकती है। भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर उसका अभ्यर्थन व चयन निरस्त किया जा सकता है, उसे अन्य भर्ती प्रक्रिया से भी प्रतिवारित किया जा सकता है। देखिए, इन्होंने यहाँ पे एक्सेप्शन तो नहीं दी है, क्योंकि मैंने देखा HPSC में एक्सेप्शन होता है कि अगर आपके लॉ में इजाज़त है आपको बाइगैमी की तो आपको अलाउ कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने ऐसी बात नहीं लिखी, इसलिए मैंने आपको अपवाद कहा था, लेकिन इन्होंने नहीं लिखा है। तो आप अगर फिर भी कर लेते हैं, अगर आपने एक से ऐसे ऐसा पुरुष अभ्यर्थी जिसने एक से अधिक पत्नियां जीवित हों, अगर उसने अप्लाई कर दिया तो उसके ऊपर क्या एक्शन लिया जा सकता है, इन्होंने यहाँ पर लिख दिया है। भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर उसका अभ्यर्थन व चयन निरस्त किया जा सकता है और किसी अन्य भर्ती से भी उसे डिबार किया जा सकता है। इस बात का आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं शारीरिक स्वस्थता, आपकी जो फिजिकल फिटनेस है वो कैसी होनी चाहिए। किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो। तो आप मेंटली और फिजिकली फिट होने चाहिए, और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त ना हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्ण पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। तो किसी भी तरह से अगर आपको फिजिकली कोई दिक्कत है तो आप अप्लाई ना करें, जो इन्होंने अलाउ कर रखा है वैसे ही आप अप्लाई करें। भर्ती की प्रक्रिया क्या रहेगी, जो मैंने आपको कहा था कि वेबसाइट में आपको बताऊंगा, uppb.gov.in, इस पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। यह चयन उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2015 यथा संशोधित यूपी पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा के अधीन किए जाएगी। अब बात करते हैं आपकी सिलेक्शन प्रोसीजर। आपका एक रिटन एग्जाम होगा, लिखित परीक्षा होगी। ऐसे अभ्यर्थियों जिनके आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया सही पाए जाएंगे से ऑफलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। तो आपसे एक ऑफलाइन आपका एग्जाम किया जाएगा। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र रखा जाएगा। लिखित परीक्षा 300 अंक की होगी, जिसकी समयावधि 2 घंटे की होगी। तो देखिए, 300 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, 2 घंटे आपको समय दिया जाएगा। इस लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 4 विषय होंगे। तो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, 4 होंगे। सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज, सामान्य हिंदी जनरल हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता यानी कि अर्थमेटिक और लॉजिकल रीजनिंग, और मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता भी आपके पास होनी चाहिए। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। इस लिखित परीक्षा में कुल
150 प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो देखिए 150 क्वेश्चंस होंगे, 2 नंबर का एक होगा, तो 300 नंबर के टोटल हो गए, और टोटल 4 सब्जेक्ट हो गए और 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। ऋणात्मक यानी कि इन्होंने ऊपर लिखा है कि परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी है। इस बात का आप खास तौर पर ध्यान रखें। मुझसे आप फिर कमेंट करके पूछते हैं, फिर मुझे दोबारा, क्योंकि मैं अलग अलग नोटिफिकेशन देखता रहता हूं तो मुझे फिर याद नहीं रहते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखा करें। तो इस बात का आप ध्यान रखें, 0.5 मार्क्स, हाफ मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे, या यूं कहें कि 1/4 मार्क्स, 2 नंबर का 1/4 हो गया 0.5। यह लिखित परीक्षा OMR आधारित परीक्षा प्रणाली के अनुसार संपन्न कराई जाएगी। तो देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, तो OMR पर ही आपके क्वेश्चंस होंगे। नॉर्मलाइजेशन भी की जाएगी, वो यहाँ पर इन्होंने सूत्र दे दिया है, फॉर्मूला, सही उत्तर इंटू निर्धारित अंक डिवाइडेड बाय सही प्रश्नों की संख्या। ठीक है, ये सारी बातें जो मैंने आपको बतानी थी। अब देखिए पुलिस की भर्ती है, तो इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी आपका होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो होता ही है। ठीक है, तो लिखित परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। कुल रिक्तियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड द्वारा योग्यता के आधार पर एवं राज्य की आरक्षण नीति के अनुसार इस परीक्षा के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का निश्चय किया जाएगा। तो देखिए अभी इन्होंने यहाँ पर यह नहीं लिखा कि कितने गुना कैंडिडेट रिटर्न एग्जाम पास करने वालों को DV के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो आपका एक फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर राज्य की आरक्षण नीति के अनुसार एक श्रेष्ठता सूची तैयार की जाएगी। लेकिन उन्होंने बताया नहीं है, एक बस ये कह रहे हैं कि श्रेष्ठता सूची तैयार की जाएगी, कि कितने गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे वो यहाँ पर अभी लिख नहीं रहे, हो सकता आगे लिख दें। इस श्रेष्ठता सूची में प्रथम स्थान नहीं, इस श्रेष्ठता सूची में स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को पात्रता, आयु में शिथिलता, अभ्यर्थियों द्वारा अपनी आरक्षण श्रेणियों के दावों की पुष्टि करने वाले अभिलेखीय प्रमाण पत्र, अनिवार्य एवं अधिमानी अर्हता आदि के संबंध में सुसंगत अभिलेखों के साथ अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक, मतलब कहना ये चाह रहे हैं, कितना ही लिखवा लो, ये तो ये कहना चाह रहे हैं, जो भी जब आपने अपना फॉर्म भरा होगा उस वक्त आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए होंगे या जो जो आपने इन्फॉर्मेशन भरी होगी, उन सब का प्रूफ आपके पास होना चाहिए। बस इनका ये कहना है। अगर आप DV के टाइम यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम अगर आपके पास वो सब नहीं होते हैं तो आपको निरस्त कर दिया जाएगा। सिंपल सी शॉर्ट सी बात ही है बस। अब बात करते हैं PhD की, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मान क्या रखा गया है? मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड आपके क्या होनी चाहिए? ऊंचाई की बात करें यानी कि हाइट, सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्गों और अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। किस किस के लिए? जनरल, अन्य पिछड़े यानी कि OBC, और अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट के पुरुषों के लिए ये है 168 सेंटीमीटर कम से कम आपकी हाइट होनी चाहिए। अब बात करें ST की, अनुसूचित जनजाति के पुरुष के लिए, तो 160 सेंटीमीटर। सीने की बात करें यानी कि चेस्ट, सामान्य OBC और SC के अभ्यर्थियों के लिए 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और कम से कम 84 कैसे? फुलाने के बाद। और अगर हम बात करें ST की तो मिनिमम 77 और फुलाने के बाद 82। टिप्पणी, न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। तो देखिए सभी के लिए न्यूनतम जो है बिना फुलाए के बाद जो आपकी फुलाने और बिना फुलाए आपका जो न्यूनतम फुलाव अनिवार्य है वो है 5 सेंटीमीटर। महिला अभ्यर्थियों की बात करें तो ऊंचाई हाइट की, सामान्य OBC और SC की महिला अभ्यर्थियों के लिए 152 सेंटीमीटर और ST के लिए 147। वजन की बात करें महिलाओं की तो कम से कम 40 किलोग्राम होना चाहिए। ठीक है, अब बात करें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा आपका। अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा के में सफल पाए गए तो रिटन एग्जाम और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बाद उसमें जो सफल पाए जाएंगे दोनों में शारीरिक दक्षता परीक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो अर्हकारी प्रकृति की होगी। इस शारीरिक दक्षता परीक्षा में अर्ह होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों हेतु 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में करनी होगी और महिला अभ्यर्थियों को 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में पूरी करनी होगी। वे अभ्यर्थी जो विहित समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करते हैं भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे, चाहे आपने रिटन एग्जाम भी पास कर लिया हो और फिजिकल स्टैंडर्ड भी आपका कंपाइल्ड हो। शारीरिक दक्षता परीक्षण की विस्तृत प्रक्रिया बोर्ड द्वारा अवधारित की जाएगी, तो ये बाद में बता देंगे। चयन तथा अंतिम योग्यता सूची, तो देखिए फाइनल लिस्ट कैसे बनाई जाएगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों में से बोर्ड लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के क्रम के अनुसार प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की एक चयन सूची तैयार, आरक्षण नीति को दृष्टिगत रखते हुए। तो देखिए
प्रत्येक श्रेणी के हिसाब से लिस्ट बना दी जाएगी रिजर्वेशन को ध्यान में रखते हुए। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों का अंक समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को वरीयता प्रदान की जाएगी तो जो अधिमानी अर्हता यदि कोई हो रखते हो, तो ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, तो कि जिसके अगर समान अंक होंगे तो किसे प्रेफरेंस दी जाएगी, ये एक बार आप पढ़ लेना। आरक्षण के लिए रिजर्वेशन के यहाँ पर सारी गाइडलाइंस दी गई हैं। वह आयु सीमा में छूट किसको कितनी दी जाएगी, ये आपको पता ही होगी अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं। अगर आप नहीं रहते हैं बाहर के तो आपको मिलेगी ही नहीं, तो फिर आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। वर्टिकल आरक्षण, हॉरिजेंटल आरक्षण, ये तो हमेशा लागू, देखिए हॉरिजेंटल भी लिख दिया उन्होंने, ये तो लागू होता है, ये आपका काम नहीं है पढ़ने का, ये तो आपका काम है पढ़ के सिलेक्शन लेना। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित यानी कि डिपेंडेंट ऑफ स्वतंत्रता सेनानी, तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के तात्पर्य उत्तर प्रदेश के ऐसे आदिवासी से है जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। तो ये वही रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, तो यूपी के कैंडिडेट्स को ही रिजर्वेशन मिलेगा। भूतपूर्व सैनिक यानी कि एक्स सर्विसमैन, 26 पेज का नोटिफिकेशन, अभी तो हम 13 पेज 14 पे ही आए हैं। ऑनलाइन आवेदन मैंने आपको बताया, वेबसाइट uppbpb.gov.in, वहाँ पर नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन का लिंक भी मिल जाएगा। अगर आपको कोई फॉर्म फिल करते हुए कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है, तो 04447749010 पर आप संपर्क कर सकते हैं। किसी भी समस्या के निराकरण हेतु हेल्पलाइन नंबर आपको जारी कर दिया गया है। जो आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 जनवरी सन 2024 तक कार्यशील रहेगी, यानी कि वर्किंग रहेगी। 18 जनवरी तक आप कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। वैसे डेट 16 तारीख है, तो 18 तारीख क्या करना है, आपने लास्ट डेट तक जाना ही नहीं है, पहले पहले कर लेना आवेदन। विकल्प एवं ऑनलाइन शुल्क का भुगतान, तो ऑनलाइन आपको जमा करवानी है। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई भी अब जुड़ गया है, तो यूपीआई से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, गूगल पे से, पेटीएम से। और शैक्षणिक एवं आरक्षण से संबंधित तथा अन्य प्रमाण पत्रों को डिजीलॉकर के माध्यम से अपलोड करना। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए गए जाने वाले शैक्षणिक आरक्षण संबंधी, आयु में छूट संबंधी तथा अन्य सभी प्रमाण पत्र जो कि डिजीलॉकर पर उपलब्ध हो, उन्हें डिजीलॉकर के माध्यम से अपलोड करें। जो प्रमाण पत्र डिजीलॉकर पर उपलब्ध ना हो, उनकी प्रति स्कैन कर अपलोड करें। तो देखिए, अगर आपने पहले से स्कैन करके डिजीलॉकर में रखे हो तो वहाँ से भी आप डायरेक्टली अपलोड कर पाएंगे। अन्यथा अगर आपने डिजीलॉकर पर नहीं रखे हैं तो अलग से स्कैन करके भी अपलोड कर पाएंगे। इन्होंने तो बस आपको एक सुविधा दी है, ऐसा नहीं है कि डिजीलॉकर पे ही आपको रखने अपलोड करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो कह रहे हैं अगर आपने स्कैन कर रखे तो बार बार क्यों स्कैन कर रहे हो। फोटोग्राफ और हस्ताक्षर कैसे होने चाहिए, निर्धारित होने चाहिए, जो भी इन्होंने उल्लेखित किया है, जैसे कि न्यूनतम 20 KB तथा अधिकतम 50 KB होनी चाहिए फोटो, हस्ताक्षर 5 KB तथा अधिकतम 20 KB। तो ये सारे हाइट, विड्थ, ये सारी आप जांच लें। और नामांकन के लिए फ़ोटो 6 महीने के भीतर लिया गया हो, पुराना, ज़्यादा पुराना ना हो, छाया चमक ना हो, साफ साफ दिखाई देता हो, ठुड्डी से शिखर तक साफ दिखता हो, मुंह बंद आंखें खुली, ये सारा कुछ आप ध्यान रखें। तटस्थ अभिव्यक्ति हो, चेहरे के दोनों किनारे दोनों कान साफ दिखते हो, कैमरे पर सीधी नज़र हो, चश्मा पहनने की स्थिति में आंखें साफ दिखनी चाहिए और ग्लास रंगीन नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी शक्ल साफ दिखेगी नहीं। फोटो में टोपी, मफलर आदि धारण नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, अगर आप, मुझे नहीं लगता आप इन चीज़ों को भूलेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी होती हैं चीज़ें। बाद में जब एक मात्र फोटो के लिए आपका रिजेक्शन हो जाता है तो फिर आपको बड़ा दुख होगा। आवेदन प्रक्रिया के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में अभ्यर्थी प्रथम चरण में अपना पंजीकरण करेंगे, द्वितीय चरण में ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करेंगे, तीसरे चरण में शुल्क जमा कराने के उपरांत अभ्यर्थी पुनः बोर्ड की वेबसाइट पर आकर अपना आवेदन पत्र पूरे विवरण के साथ भरकर जमा करेंगे, ठीक है। तो ये सारे आपके आवेदन स्टेप्स रहेंगे, जब आप ऑनलाइन फिल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। भर्ती से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण निर्देश, तो आप कुछ भी गलत काम ना करें, नहीं तो आपको डिबार कर दिया जाएगा। इम्पर्सोनेशन भी ना करें, कि ऐसा ना दिखाएं कि आप किसी और विद्यार्थी की तरह दिख रहे हैं, यानी कि छद्म प्रतिरूपण न करें, उससे बचें। किसी भी प्रकार का गलत व्यवहार ना करें। जो भी इसमें कंडीशंस दी गई हैं सभी प्रकार की आप जरूर पढ़ें। बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम, जो मैंने आपको 4 सब्जेक्ट बताए थे रिटर्न एग्जाम में आएंगे। देखिए, मैं आपको पूरा डिटेल में ये वीडियो बता रहा हूँ, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा है और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि 60,000 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, साल 2000 के अंत में आपके पास आई है और 2024 में आप पुलिस में भर्ती हो जाएं। इसी कामना के साथ चलो देखते हैं कि लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा। जनरल नॉलेज, सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, भारत का इतिहास, हिस्ट्री, भारतीय संविधान यानी कि पॉलिटी, भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स एवं संस्कृति, कल्चर, भारतीय कृषि, एग्रीकल्चर, वाणिज्य, कॉमर्स एवं व्यापार, बिजनेस, जनसंख्या,
स्टैटिस्टिक्स पर्यावरण एवं नागरीकरण, भारत का भूगोल ज्योग्राफी तथा विश्व भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति और सामाजिक यानी कि उत्तर प्रदेश की जीके की बात करें, विशिष्ट जानकारी उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस, सामान्य, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, मानवाधिकार, अंतरिक्ष सुरक्षा तथा आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध। तो देखिए पुलिस में भर्ती है तो इस तरह की चीज़ें तो आपसे पूछी ही जाएंगी, पड़ोसी देशों से संबंध कैसे हैं, विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी, पुरस्कार और सम्मान, देश राजधानी मुद्राएं, करेंसी, कैपिटल, महत्वपूर्ण दिवस, इंपॉर्टेंट डेज, अनुसंधान एवं खोज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पुस्तक और उनके लेखक, जो राइटर कौन है, नई नई पुस्तकें कौन सी हैं, फेमस पुस्तकें कौन सी हैं, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें आपको जनरल नॉलेज में पूछी जाएंगी। ये हर दिन में जो चीज़ें होती है हमारे साथ वो इन्होंने इंक्लूड कर दी हैं। सामान्य हिंदी में आपको पता है जो एक स्टैंडर्ड सिलेबस होता है, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान जैसे कि हिंदी वर्णमाला, तद्भव तत्सम शब्द और पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। मतलब लगभग सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार, बचाई क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी की। इसमें आपसे मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, डेसिमल फ्रैक्शन, नंबर सिस्टम, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, कंप्यूटर इंटरेस्ट, डिस्काउंट, यूज ऑफ टेबल ग्राफ, ये सारी चीज़ें, टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन। मेंटल एबिलिटी यानी कि इसको कहते हैं रीजनिंग कह लीजिए, लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल डायग्राम्स, इंटरप्रिटेशन, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट, लेटर एंड नंबर सीरीज, वर्ड एंड अल्फ़ाबेट एनालॉजी, फोर्सफुलनेस और ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो देखिए बड़े स्टैंडर्ड लेवल के, बेसिक लेवल की चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। सिलेबस पर मत जाइए, तो आप मेहनत करिए, आपकी जरूर सिलेक्शन होगी। और अब तो बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी आ गए हैं कि घर बैठे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। मेंटल एप्टीट्यूड, IQ एंड रीजनिंग एबिलिटी। मेंटल एप्टीट्यूड में एटीट्यूड टुवर्ड्स द फॉलोइंग, निम्नलिखित के प्रति दृष्टिकोण जैसे कि पब्लिक इंटरेस्ट, लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम कंट्रोल, रूल ऑफ लॉ, पुलिस सिस्टम, इंटरेस्ट इन प्रोफेशन, सेंसिटिविटी टुवर्ड्स माइनॉरिटीज एंड अनप्रिविलेज्ड। IQ की बात करें तो रिलेशनशिप एंड एनालॉजी टेस्ट, कोडिंग एंड डिकोडिंग, सेंस टेस्ट, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट, वेन डायग्राम एंड चार्ट टाइप। अब रीजनिंग एबिलिटी की बात करें तो एनालॉजी, सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेस विजुलाइजेशन, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, एबिलिटीज टू डील विथ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड सिंबल्स एंड देयर रिलेशनशिप। अब ये आगे है उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र। ये तो पहले ही आपके पास होगा, बस ये देख लेना कि जो भी इनकी कंडीशंस है वो पूरी करते हों। उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC के लिए जाति प्रमाण पत्र जो आपको अपलोड करना है, जो उत्तर प्रदेश से बनता है वही आपका वैलिड होगा। वही इन्होंने यहाँ पर लिखा है, उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित के लिए यानी कि डिपेंडेंट के लिए ये रहेगा फॉर्मेट। आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट, ये कंडीशंस आपको पता ही होंगी। ये सारे आपको भरने हैं। राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप यानी कि जो NOC लेंगे उसका प्रारूप जो पहले से कार्यरत है। तो मैंने आपको सारी कंडीशंस बता दी हैं। आप जो है अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने आपको सारी इंस्ट्रक्शंस जितनी इसमें थी मैंने आपको बता दी हैं और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि मेरे चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ आती रहती हैं।